सिंध में खुले खूदनी तेल की फरोख्त पर पाबंदी ने ऑयल कंपनीज को इजारादारी फराहम कर दी है। इस गठजोड़ की वजह से ये कंपनीज खूदनी तेल की आलमी कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचने नहीं दे रही। रिजवान आलम की रिपोर्ट। बहुत परेशानी हो गई है, घूमते रहो, कहीं कम मिल जाए कहीं कम मिल जाए, लेकिन कहीं भी नहीं मिलता, क्या करें। किसी दुकान में आप पूछ लें 600 का मिल रहा है, किसी दुकान में 540 का मिल रहा है, कहीं से आप ऑर्डर करो तो उतने का मिल रहा है। कुकिंग ऑयल की महंगाई ने घरेलू बजट को तिलपट किया हुआ है, मगर खुले तेल की फरोख्त पर पाबंदी की वजह से अवाम कंपनियों की इजारादारी के आगे मजीद बेबस है। आलमी मंडी में कुकिंग ऑयल की कीमतों में 50% कमी हो चुकी है, मगर कंपनियों के गठजोड़ की वजह से इसका अवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा। इंटरनेशनल बाजार जो 78 रिंगिट थे 7,800 और आज 3,800 है, तो इसके रेट 400 रुपये होने चाहिए। यानी ब्रांडेड भी 400 होना चाहिए और खुला तेल मेरा ख्याल है 350 रुपये पे आ जाएगा, जिस तरह बाजारें गिर रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 190 रुपये पर किलो पाकिस्तान में रेट कम हुआ है, लेकिन उसका रिलीफ किसी आवाम को नहीं मिल रहा। परचून दुकानदार भी खरीदारों से झकझक करके तंग आ चुके हैं, मगर वो ये समझते हैं कि तेल कंपनियां ये रिलीफ आसानी से आवाम को नहीं देंगी। अब मार्केट नीचे हुई, अब ये क्या करते नहीं पता, लेकिन अभी तक नीचे रेट कुछ किए नहीं है इन्होंने। कीमतों में कमी का फायदा आवाम को ना देने का सवाल कुकिंग ऑयल बनाने वाली कंपनियों की नुमाइंदा तंजीम के नुमाइंदे के सामने रखा तो उनका कहना था कि मुकामी मार्केट में फ़र्क फौरी तौर पर नहीं मिल सकता और हर ऑयल मिल अपनी मर्जी की मालिक है। 40% या 42% जो है मार्केट वो गिर गई है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आएगा। अभी तकरीबन 308 रुपये पर किलो लैंडेड कॉस्ट हो गई है, लेकिन ये माल जो हैं ये अभी अगस्त में लोड होंगे और सितंबर में आएंगे, ये सस्ते रेटों वाले जो माल हैं। तो बेसिकली सितंबर में जो सही कीमत में जो कमी आएगी वो सितंबर के महीने में आएगी। तकरीबन 137 घी मिलें हैं पाकिस्तान में। हर कंपनी का अपना रेट है, अपनी कीमत है, अपना तरीक़ाकार है। तो हम लोग जो हैं, हमारी जो एसोसिएशन है, प्राइसिंग में किसी को कुछ नहीं कह सकती, ना ही प्राइसिंग में जो है वो उनको जो है वो कोई, क्योंकि हम एसोसिएशन के पास तो ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो किसी मिल वाले को बोलो कि तुम सस्ता बेचो या तुम महंगा बेचो। तो ये तो हर कंपनी की अपनी पॉलिसी है, उसके मुताबिक जो है वो बिज़नेस करते हैं। तेल कंपनियों के इस मौक़िफ़ से होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन कराची के सदर इत्तफाक नहीं करते, बल्कि उन्होंने उल्टा सवाल किया कि यही मिलें आलमी मंडी में महंगा होने का फ़र्क फौरी तौर पर आवाम पर लाद देती हैं। तेज़ी जब आती है तो 15 मिनट में कंपनियां 15 मिनट में तेज़ कर देती हैं रेट को, लेकिन जब मंदी आती है तो ये जब तक कोई गवर्नमेंट इदारा मुदाखलत नहीं करेगा, कमिश्नर ब्यूरो ऑफ सप्लाई, जब तक ये रेट डाउन नहीं होंगे। कराची एडिबल ऑयल एसोसिएशन के सदर कुर्बान अली समझते हैं कि घी के टीन और पाउच की कीमत में फ़र्क ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि तेल और घी की मिलें किस तरह गरीब खरीदारों का इस्तेहसाल कर रही हैं। टीन के अंदर वो 420 रुपये किलो कंपनी हमें दे रही है, तो फिर पोच के अंदर 560 रुपये किलो क्यों दे रही है? इसका मतलब मार्केट में खुला घी और तेल ना होने की वजह से उनकी अपनी मोनोपोली चल रही है। कराची के ताजरों का यह एतराज़ भी अपनी जगह मौजूद है कि खुले तेल पर पाबंदी पर अमल दरामद सिर्फ कराची में क्यों किया जा रहा है। ये सिर्फ पाबंदी कराची के लिए है, ये तमाम कानून कराची के लिए हैं। कराची के अंदर खुले तेल पर पाबंदी है। इस वक्त आप पूरा सक्कर देख लें, पूरा हैदराबाद देख लें, पूरा मीरपुर देख लें, हर जगह ओलियन ऑयल जो मलेशिया से इम्पोर्ट होता है वो हर जगह बआसानी बिक रहा है। खुले तेल पर पाबंदी से मार्केट में मुसाबकत ख़त्म हो गई है, जिसका फ़ायदा वही कंपनियां उठा रही हैं जो आवाम को आलमी मंडी में कमी का फ़ायदा देने के बजाय उनका इस्तेहसाल कर रही हैं। आलमी मंडी में मुसलसल गिरती कीमत और 70% दरामदी पाम ऑयल की मकदार के हिसाब से एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कुकिंग ऑयल फ़रोख्त करने वाली कंपनियाँ आवाम की जेबों से 1.5 माह में 25 अरब रुपए निकाल चुकी हैं। तेल की महंगाई ने न सिर्फ आवाम को कोल्हू के बैल की तरह चकरा के रख दिया है, बल्कि उनका तेल भी निकाल दिया है। कैमरा टीम के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची।
तो आपने देखा कि तेल का खेल किस तरह जारी है। चलिए अब ज़रा हम किचन का रुख करते हैं और महक आज कुछ नया सेगमेंट लेके आए हमारे लिए। तो महक क्या है आज, ज़रा बताइए। जी फैसल, मैं आज कुछ बनाने वाली नहीं हूँ, बल्कि बना बनाया हमारे पास मौजूद है, क्योंकि सेहतमंद और तवाना ज़िंदगी गुजारने के लिए लज्जत और ग़ज़ाइयत से भरपूर खाना खाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन रोज़ रोज़ क्या बनाया खाएं, अच्छा ये तो हमारा मसला ना, लेकिन बच्चों को क्या खिलाना है, बच्चों को रोज़ रोज़ हमने कितना डिफरेंट लंच बॉक्स देना है, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे बोर हो जाते हैं रोज़ाना ही। अगर अम्मा अंडा पराठा दे दे तो कहते हैं यार ये क्या है, डेली अंडा पराठा में मिल जाता है। सो आज हमने ये सोचा है कि हम इस चीज़ पर बात करेंगे और बच्चों के लंच बॉक्स में क्या होना चाहिए, और वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि बच्चों को देखते साथ ही भूख लगना शुरू हो जाए और बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियत में इजाफा हो। आज हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट अदिया वहाज, उनसे हम बात करेंगे। मेरे सामने बहुत सारे लंच बॉक्सेस हैं, अब डिफरेंट एज के बच्चों के लिए डिफरेंट लंच बॉक्स है, ऐसा ही है। अच्छा वैसे ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हमारे बचपन में तो अम्मा डेली या तो ब्रेड और अंडा दे देती थी, या पराठा अंडा दे देती थी, या ब्रेड के ऊपर बटर लगा देती थी। लेकिन अब माहौल थोड़ा बदल गया है, बच्चों के साथ थोड़ा सा ना मगजमारी करनी पड़ती है। तो मुझे अदिया ये बताएं कि ये मतलब लंच बॉक्सेस डिफरेंट एज के बच्चों के लिए, अगर हम फर्स्ट लंच बॉक्स से शुरू करें तो क्या है इसके अंदर, ये किस एज के बच्चे के लिए? अच्छा ये हमारे जैसे छोटे बच्चे होते हैं आपके प्राइमरी लेवल के ना, उनके लिए आपने थोड़ा सा उनको अट्रैक्टिव करके, क्योंकि यही आपकी एज होती है, यही टाइम होता है जब आप जो है एक हेल्दी ईटिंग हैबिट जो लाइफ टाइम के लिए बच्चे अपना करते हैं। तो इसमें हमने जो है फ्रूट की जितने सीजनल फ्रूट्स हैं विद वेजिटेबल्स, क्योंकि देखा जाता है कि बच्चे वेजिटेबल्स इतना, कि अगर मैं इसको दिखा दूं, ओके जी ये देखें जी। अच्छा आप बताती जाएं दिया साथ साथ। अच्छा साथ में हमने सैंडविचेस रखे हैं, आप देख रही होंगी कि डिफरेंट शेप्स के सैंडविचेस रखे हैं ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों। ठीक है, थोड़ा सा कैची हो, थोड़ा अट्रैक्टिव हो तो बच्चे खुद पसंद कर शुरू करते हैं, भाई पसंद करते हैं। बिल्कुल ये अच्छा। और इसके साथ ही हमने अच्छा एक और लंच बॉक्स है भाई, एक और लंच बॉक्स है। वाओ, मैं चाहूंगी मैं ये भी दिखा दूं भाई, इसको तो देखिए मुझे भूख लगना शुरू हो गई। अल्लाह, मैं तो बच्चों के लंच बॉक्स खा जाती थी। अच्छा इसके अंदर सब कुछ है, इसके अंदर आपको प्रोटीन भी है, आयरन भी है, तो ये देखिए। अच्छा ये इस वाले में क्या है? फुल ऑफ प्रोटीन है, आपका विटामिन हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स है बेसिक वो इसमें पूरी होंगी। हमने घर में जो है बीफ को मैरिनेट करके ग्रिल किया है, उसके साथ हमने वेजिटेबल्स ऐड किए। अच्छा सही, ठीक है, और ये हमने उसके साथ आके कार्ब्स वगैरह भी हमने ऐड करने हैं जी। अच्छा ये प्राइमरी जो होते हैं हमारे क्लास के बच्चे, लाइक जो शुरू के हैं, ये उनके लिए। अच्छा अगला लंच बॉक्स, मैं बाद में सारे लंच बॉक्स खाऊंगी। अच्छा इसमें भी आपका जो है जैसे प्रोटीन इनटेक की हमें ज़रूरत होती है ज़्यादा, और सबसे बड़ी चीज़ हमने देखनी होगी कि बच्चे अगर अच्छा इसका पोर्शन ज़्यादा है, ये बड़ा है, ये किस एज के बच्चे के लिए? भाई देखिए आपका सेकेंडरी लेवल जो है उसके हिसाब से है, और ये फुल प्रोटीन पैक्ड आपका लंच बॉक्स। अगर आप होममेड और हेल्दी उनको लंच बॉक्स प्रोवाइड करेंगे तो फिर बच्चों को बाहर की चीज़ें लेके जाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, क्लास में भी सुकून से नहीं बैठते। आपका होममेड होगा फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें बच्चों का कंसंट्रेशन, क्लास में उनकी जो भी है परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें बिल्कुल। अच्छा इसमें बड़ी मज़े की चीज़ें मैं चाहूँगी मेरे साथ दोबारा, इसमें हमने बादाम भी ऐड किए जी, नट्स भी हमने तो बच्चों को शुरू से, बच्चों को आदत दिलवाएं भाई इसकी, क्योंकि जरूरी है। हैंडफुल नट्स जो होते हैं वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट, ये तो बड़ों के लिए भी कहते हैं, आप सोचे बच्चों के लिए कितना जरूरी है। बच्चों को शुरू से अगर आप नट्स की सारी 5 फूड जितने भी ग्रुप्स हैं उसको हमने उसमें ऐड करना है कि आपने वो शुरू से ही आपको उन चीज़ों से इंट्रोड्यूस, ठीक है। और फ्रूट्स भी हमने ऐड किए हैं इसके अंदर। अच्छा इसमें ड्राई फ्रूट का ऐड किया है जनाब, उसके अलावा जो सीजनल फ्रूट हमने वो भी ऐड किया। अदिया ये किस क्लास के बच्चों के लिए? ये आपका जैसे टीनेजर्स आ जाते हैं तो हमने इसमें ग्रिल चिकन रखा है। चलें जी, ये देखें थोड़ी सी माओ को मेहनत करनी पड़ेगी। सबूत के ग्रिल चिकन है, इसके अंदर बीन्स हैं, ड्राई फ्रूट है। बीन्स मैंने रखे हैं विद पीचेस, जैसे सीजनल जो भी आपका फ्रूट्स आ रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 3 to 4 सर्विंग्स हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के हमारे रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, तो आपने बीन्स के साथ मैंने पीच ऐड किए हैं, कैरेट्स और क्यूकम्बर ऐड किया। अच्छा बच्चे नट्स लेते हैं तो ज़्यादातर देखा गया है घरों में कि जैसे बादाम और काजू मेन जो होते हैं ना, इंजीर हम नहीं देखते कि बच्चा वैसे ये बात अदिया ने बिल्कुल दुरुस्त किया कि ये जो चीज़ें ये तो हम भी नहीं खाते भाई, इससे तो हम भी भागते। तो हम शुरू से अगर वो बच्चों को आप चीज़ें इस तरह की आदत देंगे तो भाई वो बच्चे फिर पूरी जिंदगी इसको लेके चलेंगे। ग्रिल चिकन भी बहुत ईजी है, आपको ये नहीं कि सुबह उठ के बहुत सारा काम करना है मदर्स को। अच्छा ये जो आपने इसमें फ्रूट ऐड किया हम कोई भी कर सकते हैं? बिल्कुल, कुछ जो भी आपका
सीजनल फ्रूट हो, एनी फ्रूट वो हम बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है ना, हम उसका जो लंच बॉक्स का साइज है वो भी बड़ा होता चला जा रहा है। अच्छा, ग्रिल चिकन का मैं आपको बता दूं कि ये हमने रात में मैरिनेट करके रख लिया है, सुबह जस्ट ग्रिल कर लिया। इसमें आप ये भी ना हो कि मदर्स कहें इतना टाइम नहीं है हमारे पास या कुछ ऐसी बात है, तो आप ये पहले से प्रिपेयर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ जाएं अपने बच्चे की सेहत के लिए, बजाय इसके कि आप उसे बाहर से लेज लेके दे रहे हैं, कोई भी ऐसी स्नैक्स लेके दे रहे हैं। इससे बेहतर ये है कि आप बच्चे को घर में अपने हाथ से बना हुआ लंच बॉक्स दें, ताकि पता चले जब बाकी बच्चे देखें ना, वो भी जाके कहें कि अम्मा फलाना बच्चा, क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत होता है ना आपस में ना बच्चों का। अच्छा, एक और चीज, अभी मैं और आप ब्रेक में बात कर रहे थे कि चीजों को ना थोड़ा डेकोरेट कर दें, Exactly. बच्चे जो है वो अट्रैक्ट होके भाई ये इतना प्यारा लग रहा है, खा के देखता हूँ कैसा है। बेक पोटैटो बना लें, उसमें आइस बना लें, कोई वेजिटेबल की, इस तरह ना थोड़ा सा कैची होना चाहिए। अच्छा, ये वाला लंच, अच्छा ये भी मैंने उसी में स्टिक्स बना दी हैं और डिफरेंट शेप्स के मैंने अच्छा ये देखें बड़े मजे की, मैं जरा अगर उठा के दिखा सकूं, ये है जनाब फ्रूट और वेजिटेबल की स्टिक है ये, इसके अंदर फ्रूट्स भी हैं, इसमें वेजिटेबल भी है और ये बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके अलावा इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस के हमने सैंडविचेस, इसमें मैंने अंदर भी मैंने क्यूकम्बर ऐड किया है, सिर्फ चिकन नहीं है। अच्छा। और उसके साथ क्योंकि जितने भी वेजिटेबल्स की बच्चों को शुरू से आपने इसका बिल्कुल वो करना है। अच्छा ये मुझे ये बताएं कि ये पोर्शन हम डिवाइड कैसे, अगर कोई बच्चा जिसको ज़्यादा भूख लगती है तो क्या उसके लिए थोड़ा ज़्यादा हम बना लें? नहीं, ज़्यादा बना लें और आप देखें ये आपके बच्चे के लिए इनफ होगा, क्योंकि साथ में जाहिर है आप कोई होममेड स्मूदी या कोई ऐसी चीज़ भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात कर रही थी, कोई जूस आप उसमें लें। अगर हमने लंच बॉक्स दिया है तो साथ हम बच्चे को पी, जाहिर सी बात है हम ये चाहेंगे कि हमारा बच्चा बाहर की सॉफ्ट ड्रिंक्स ना पिए ना, घर में अम्मा कुछ बॉटल में बना के दे दे, स्पेशली गर्मियों में, अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, सो वो क्या होना चाहिए? गर्मियों में सबसे अच्छा कोकोनट वाटर है। आप बच्चों को शुरू से उसकी भी आप, इट्स वेरी हेल्दी। किस एज से हम बच्चों को कोकोनट वाटर आप दे सकते हैं, आप किसी भी वो उसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि आपको, अच्छा है कि जितने जल्दी बच्चों को इस चीज़ की आदत होगी तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, ये वैसे मुझे इस बारे में नहीं पता था। अच्छा, बच्चे अब ये कहेंगे कि थोड़े जो बड़े बच्चे हैं कि भाई हमने क्या बेकरी आइटम्स और ऐसा कुछ नहीं, तो आप बेशक घर में टार्ट्स बना लीजिए। ओके, ये घर में बने जी, होममेड टार्ट्स हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लें हम। डोनट्स और ये अगर बच्चे चाह रहे हैं तो हम बिल्कुल भी बच्चों को रिस्ट्रिक्ट ऑब्वियसली नहीं कर सकते कि वो बच्चे बाहर जाएं खाने, तो आप ये घर में प्रिपेयर कर लें, ठीक है। इसी के साथ हमने ये आपका होममेड ये, अच्छा ये थोड़े से बड़े बच्चों के लिए डबल पोर्शन है, मैं चाहूँगी कि मैं ज़रा दिखाऊँ। इसके अंदर ग्रिल्ड चिकन है, इसके अंदर ही वेजिटेबल है और जनाब इसके अलावा वेजिटेबल्स के अलावा नट्स भी हैं और हमने अच्छा, ये ज़रा मैं पोर्शन ज़रा ये वाला दिखाती हूँ। ये घर में टार्ट्स बनाए गए हैं, आपके बच्चे को जो टार्ट पसंद है आप वो बना सकते हैं। एप्पल है और इसके अलावा पाई बना सकते हैं आप, फ्रूट के साथ ऐड करके कोई भी ये देखिए बेक कर सकते हैं। ये है टार्ट जो कि घर में बनाया गया है, सो आप ये बना सकते हैं। इसके अलावा नट्स हैं, अच्छा नट्स हो या कोई भी ड्राई फ्रूट हो, मुट्ठी भर जो है, जो हमारा अपनी रिक्वायरमेंट्स है वो होल हैंडफुल होता है, लेकिन बच्चों को आप थोड़े से इंट्रोड्यूस करवाएं और ताकि वो जो जैसे जैसे बड़े उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाए। अच्छा जी, लास्ट वाला लंच बॉक्स बड़े बच्चों के लिए हमने, ये कितने बड़े बच्चों के लिए? ये आपके जो टीनेजर्स हैं उनके लिए हमने चना चाट बना दी, जो कि वो बहुत शौक से खाते हैं। ये देखें जी, ये चना चाट सुबह सुबह माओ के लिए बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चनों को आप पहले बॉईल करके बिल्कुल रख लें, आप रात में बॉईल करके रख लें, कोई मुश्किल नहीं। इसमें आपने जो भी टमाटर, अच्छा, इसके अंदर क्या क्या ऐड किया? क्योंकि ज़ाहिर है जो हम चना चाट खाते हैं उसके अंदर थोड़ा स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा ऐड, तो जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं वो बाहर क्यों खाते हैं, क्योंकि ज़रा टेम्पटिंग होता है ना, राइट। तो आपने इसमें चाट मसाले के साथ आप प्याज और जो भी हरी मिर्च, टमाटर जो चना चाट में यूज़ होता है। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट बॉक्स, और फिर हमने फ्रूट सैलेड। भाई ये देखिए, फ्रूट सैलेड एंड चना चाट, हर चीज़ में है फ्रूट एंड वेजिटेबल हर जगह पे। अब इसमें फ्रूट भी है, वेजिटेबल भी है और इसके अलावा प्रोटीन, चना चाट भी है। अच्छा, ये बड़े मज़े की चीज़ है कि भाई आपके लंच बॉक्स में नट्स भी हैं, आपके लंच बॉक्स में फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, किसी में सैंडविच है, किसी में रेड बीन्स है, किसी में हमने देखा ग्रिल्ड चिकन और उसमें चना चाट है। मुझे ये बताएं अदिया, ये क्या बड़ा आसान होगा किसी भी माँ के लिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप ऐसा लंच बॉक्स अपने बच्चे को बना के दें? मैंने आपसे ये कहा ना कि पहले से प्लानिंग करनी होगी, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि बीइंग अ मदर मुझे भी मालूम है सुबह इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो आप रात में थोड़ी चीज़ें आप प्रिपेयर करके रख लें, जैसे चना चाट का कहा तो आप पहले से बॉईल करके रख सकते हैं, चिकन आप मैरिनेट करके रख सकते हैं, बीफ आप मैरिनेट
करके रख सकते हैं। अगर वेजिटेबल्स आपने करनी है सौते करके रख सकते हैं, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो आप फ्रेशली सुबह कट कर लें, कोई मुश्किल नहीं। आप एक दफ़ा मतलब एक आदत आपकी हो जाएगी, आप एक दफ़ा बना के देखें, इट्स मतलब कोई मुश्किल। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे मैं अपने बच्चे को एक दिन ये लंच दे रही हूँ, ये वाला लंच बॉक्स मैंने अपने बच्चे को दे दिया, 2 दिन दे दिया, 3 दिन दे दिया, तीसरे चौथे दिन तो मेरा तो बच्चा कहेगा नहीं, तो आप चेंज करें ना, आप एक दिन आपने पास्ता दिया है, फिर एक दिन आपने बीन्स दे दिए, ठीक है, एक दिन बीफ दे दिया, चिकन दे दिया, मीन्स कीमे के साथ आपने कुछ बना लिया, ठीक है। तो आप डिफरेंट, और मैंने रोल भी आप दे सकते हैं, रैप्स होते हैं, जैसे बड़े बच्चों को आपने जी, जैसे वो बाहर पराठा रोल और ऐसे खाते हैं, तो आप होममेड रोल्स भी दे सकते हैं, और रैप्स के साथ दे सकते हैं आप, तो काफ़ी चीज़ें हैं इस तरह की। और चीज़ पोर्शन भी रख सकते हैं, खाली एक दिन चीज़ सैंडविच दे दिया आपने, एक दिन चिकन सैंडविच दे दिया, एक दिन वेजिटेबल्स के साथ। अच्छा दी, मुझे ये बताएं कि ये ख्याल आपके जहन में आया कैसे? क्योंकि अमूमन हमने स्पेशली पाकिस्तान में देखा यही है कि माएँ बच्चों को या तो हम देखते हैं कि जंक फूड दे देती हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि अंडा पराठा हो गया, पराठा सालन हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज़ बना के दे दी है, फ्राइज़ दे दिए। लेकिन अब ये देखेंगे सुबह के फ्राइज़ बच्चे ने खाने 11 बजे, या फिर 10:30 बजे खा लेगा, ब्रेक 10:30 बजे हो गई, लेकिन वो उसकी वो चीज़ ही नहीं रहती ना। सुबह अम्मा ने फ्राई किए जनाब 7 बजे 8 बजे, वो 10:30 बजे बच्चा खा रहा है, तो वो टेस्ट भी नहीं रहता। तो ये आइडिया जहन में कैसे आया आप? क्योंकि देखिए, मैंने बाय प्रोफेशन आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो मुझे पता है कि क्या बेसिक फूड ग्रुप्स हैं और बच्चों को क्या रिक्वायरमेंट्स है हर एज के हिसाब से बच्चे की। और सबसे आप खुद ये एक्सपेरिमेंट करके देख लें, आप जंक फूड्स देते हैं ना, टीचर अक्सर कंप्लेन करती है एक जगह बैठता नहीं है, बहुत हाइपर एक्टिव है। जो उसकी इनटेक है ना, अगर आपका बच्चा हेल्दी खाएगा, हेल्दी और जो भी उसकी हेल्दी हैबिट्स होंगी, हेल्दी ईटिंग, जो आपका होममेड चीज़ें, तो वो कंसंट्रेशन भी आपका क्लास में भी फुली परफॉर्म करेगा। तो इस तरह आप खुद एक्सपेरिमेंट करें और डिफरेंट। अच्छा, सबसे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपसे कहूँगी, मैंने बच्चों को हमेशा से गाइड किया कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बच्चे नहीं आते हैं, आप डिफरेंट आपके एड्स आते हैं, वो कलरफुल कैंडीज़ और ये, ठीक है, वो रैपर्स और कलर से आते हैं, तो आपने ईट कलरफुली एंड बच्चों को शुरू से ये दिमाग में डालने कि दीज आर कैंडीज फ्रॉम नेचर, ये अल्लाह की तरफ से ज़रूरी जी, है। ये हमारी नेचुरल कैंडीज हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा मुझे बताएं कि हमने मतलब इन सारे लंच बॉक्सेस में डिफरेंट चीज़ें ऐड किए, व्हाई नॉट पराठा या अंडा क्यों नहीं? बिल्कुल, ये बॉयल एग दे दें आप, बॉयल एग दे दें, ये एग सैंडविच है। ओके जी, एग सैंडविच है, चिकन सैंडविच है, वो आप डिफरेंट आप कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट का भी देखना है ना कि अगर बच्चा ब्रेकफास्ट में एग ले रहा है, ठीक है, वही चीज़ अगर आप लंच बॉक्स में रिपीट कर देंगे, क्योंकि अक्सर देखा है बच्चे बिल्कुल ईजी ब्रेकफास्ट, अगर बॉइल्ड एग दे दिया, एक गिलास दूध दे दिया, ठीक है, तो अगर आप वो रिपीटेडली आप वही चीज़ अगर लंच बॉक्स में करेंगे तो बच्चा इतना ज़्यादा उसको शौक से नहीं खाएगा। अच्छा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते ना, सुबह उठ के उनका दिल नहीं करता, और फिर अम्मा कहती है अच्छा नहीं करता तो कोई बात नहीं ना, लेकिन प्लीज़ ये बहुत गलत बात है। आपको अपने बच्चे को आदत डालनी चाहिए कि आपने नाश्ता करके जाना है। मतलब मेरी अम्मा हमें नाश्ता के बगैर स्कूल नहीं जाने देती थी, इवन जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी चले गए, वो नाश्ता डंडे के जोर पे करवाती थी, छुट्टी करवा लेती थी, लेकिन नाश्ता ज़रूर करवाती थी। मैं चाहूँगी प्लीज़ आप माओ को ये भी बताएं कि सुबह के वक्त बच्चे के लिए नाश्ता करना कितना ज़रूरी है? बेहद ज़रूरी है नाश्ता। आपका जो एनर्जी लेवल और आपकी सारे जो आपकी ब्रेन्स की डेवलपमेंट है, जो फर्स्ट मील होता है डे का, जो बड़ों के लिए इतना ज़रूरी है तो बच्चों के लिए तो बेअंतहा सारे। अगर आपका बच्चा रिलक्टेंट है और नहीं ले रहा तो आप एक स्मूदी बना लें, उसमें आप डेट्स ऐड कर लें, हनी ऐड कर लें, ठीक है, और कोई भी सीजनल फ्रूट ऐड कर लें, ठीक है, तो वो आपका फुली। अगर बच्चे ने खाली वो भी ले लिया ना, तो उसकी, अगर बच्चा रिलक्टेंट है, ठीक है, नहीं अगर खा रहा, अगर एक पराठा नहीं खा रहा या 1-2 ब्रेड नहीं खा रहा तो एक। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि माएँ ये ना करें कि बस वैन आने वाली है, गाड़ी आने वाली है, आपने नाश्ता। माँ को चाहिए कि बच्चे के साथ बैठ के नाश्ता करे। अगर वो बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे नाश्ता ना थोड़ा सा जल्दी उठ जाएंगे, बच्चों को जल्दी उठने की आदत डाल देंगे, ना हो कि आप फौरन से कहीं जी कि अच्छा 7:30 पे बच्चे की गाड़ी आनी है तो आप बच्चे को 7:15 टेंशन ना देंगे, बस आपने इतने बजे आपने निकलना है, उसके साथ बैठ के उसके साथ आप ब्रेकफास्ट करें प्रॉपर। और ब्रेकफास्ट में भी कोशिश करें कि एक फ्रूट बेशक उसके आंखों के सामने हो, अगर वो उस वक्त नहीं भी ले रहा, लेकिन उसको पता है कि इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आप घर में जो भी चीज़ें ला के रखेंगे, आप जितना जंक, ये हम ही लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम फ्रिज में जंक्स रखेंगे या हम उसके लिए ग्रोसरीज में एक चिप्स
पैकेट्स लेकर आएंगे या फिर कपकेक्स लेकर आएंगे कि हमने बच्चों को लंच में देना है। तो ये हम सारी चीज़ें हम खुद करें। तो आप फ्रिज में भी ऐसी चीज़ें रखें कि वो बस उसको घर में सामने नजर ही आए। टेबल पे आप एक फ्रूट बास्केट रखें कि वो उसको ये बड़ा चीज़ बार बार जो आप चीज़ नजर आ को रही है, जो चीज़ सिखाएंगे और जो चीज़ आप बताएंगे कि फ्रिज में ये है और यही खाना है, बाहर से कुछ नहीं आएगा, तो आपके बच्चे की मजाल नहीं कि वो ना आपको कहने की भी जरूरत नहीं होगी कि यही खाना है, वो खुद ही निकालेगा। बिल्कुल, उसको भूख लगेगी कि वो खुद ही एक एप्पल निकालेगा, कोई फ्रूट निकालेगा और खा लेगा। अदिया, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी। सो बहुत सारी माओं के ये मसले होते हैं कि जी बच्चे को लंच में क्या दें, अब आपको पता चल गया लंच में क्या देना है। पाकिस्तान में ईद उल फितर पे हुई हैं फिल्म्स बहुत सारी रिलीज, इनमें घबराना नहीं है। उसने अब तक 9 करोड़ 50 लाख का बिजनेस किया है। ईद कुर्बा पर इस साल 3 बड़े बजट्स की फिल्में सिनेमाओं की जीनत बनी, जिनमें सबसे बड़ी फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा शामिल है, जिसने 13 करोड़ का बिजनेस किया। दूसरी बड़ी बजट की फिल्म कायद आज़म जिंदाबाद 10.5 करोड़ का बिजनेस चेक कर चुकी है। लफंगे ने किया 50 लाख का, रहबरा ने 40 लाख का और चौधरी ने 35 लाख का बिजनेस किया है। तो इस सब पे हम बात भी करेंगे और अब एक अच्छी रिफ्रेशिंग जो है वो चीज़ सामने उठ के आई है कि पाकिस्तान की जो मूवीज़ हैं, पाकिस्तान की जो सिनेमाज़ हैं, वो जो है अब इतना ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं। तो सब पे बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आप कैसी हैं? ठीक ठाक। इट्स सो रिफ्रेशिंग टू टॉक अबाउट मूवीज़ कि जहाँ पे इतना अच्छा कारोबार हुआ है, यानी कि लोग जो हैं वो रुख भी कर रहे हैं, कुछ हम व्यूज़ भी देख रहे हैं। तो कारोबार से पहले ज़रा हम ओवरऑल रिव्यूज़ की बात कर लें। आपने भी मूवीज़ देखी, लोगों से भी तासुरात जाने, क्या कहते हैं लोग इस बार जो मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं? लोगों की जो ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन फिल्मों के बारे में, वो मिक्स्ड है। कुछ लोगों को फिल्में पसंद आ रही हैं, कुछ को नहीं पसंद आ रही, क्योंकि अब इंटरनेशनली जो हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जो लोग फिल्में देख रहे हैं, घर बैठे इतनी उनको यानी कि समझ लीजिए कि बहुत ही मॉडर्न फिल्में देखने को मिल रही हैं, मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं उनकी। तो उसके होते हुए लोग ये कह रहे हैं कि अभी जो हमारी फिल्में हैं, टेक्निकली तो फिल्में बेहतर हुई हैं, जैसे कि पंजाब नहीं जाऊँगी है या जैसे कायद आज़म जिंदाबाद है, लेकिन कहानियों के लिहाज से अभी भी वो कह रहे हैं कि बेसिक के हम बहुत ज़्यादा करीब हैं। उसमें कोई एक्सपेरिमेंट्स उस तरह के नहीं हो रहे जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह के ऊपर लोग फिल्में देख रहे हैं। तो एक तो चीज़ ये है, और उसके अलावा ये है कि अभी बिज़नेस के लिहाज से 2.5 साल तो कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें बंद रहीं, लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है, फिल्म प्रोड्यूसर है और फिल्म बनाने वाले, फिल्म रिलीज़ करने वाले, ये जो है सिनेमा मालिकान जो हैं, इन सबको साथ बैठना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो एक रेस जो लगी हुई है ईद के मौके पे, जो बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज़ करने की कोशिश की जाती है, हमारी इंडस्ट्री इस तरह की है नहीं कि उसमें एक साथ इतनी बड़ी फिल्में, क्योंकि फिल्में आप बहुत ज़्यादा गैप के साथ रही हैं। तो उसमें यह है कि जब हम 4 फिल्में 3 फिल्में ईद पे रिलीज़ कर देते हैं तो हमारे पास अगले महीने रिलीज़ करने के लिए कोई बड़ी या नुमाया कास्ट की फिल्म नहीं होती। तो ये बैठ के एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा जो हमारी इंडस्ट्री को आगे लेकर जाएगा। दूसरी बात जो पहले भी मैंने की थी और आप भी अक्सर करते रहते हैं कि 1000 रुपये का टिकट, 900 रुपये का टिकट, 800 रुपये का टिकट, ईरान के अंदर जब फिल्म के टिकट पाकिस्तानी करेंसी में 300 रुपये के हो सकते हैं, एक टिकट 300 रुपये का हो सकता है, तो हमारे 800, 900, 1000 का क्यों है? तो 300 नहीं है तो कम से कम चले 500 रुपये का टिकट होना चाहिए। इस चीज़ को भी बिल्कुल इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और रेहान, इसमें एक एलिमेंट ये भी है कि हम तो जैसे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हमारे शो पे आते हैं, वो भी इस चीज़ को उठाते हैं, इस इशू को कि जी टिकट का, सिर्फ टिकट महंगा नहीं है, आपने वहाँ जाना है, अगर आपकी 2 बंदे 3 बंदे 4 बंदों की फैमिली है तो 1000 का टिकट हो गया, 4000 ये हो गए। अब सबने पॉपकॉर्न भी वहाँ पे खाने हैं, 550-600 का पॉपकॉर्न है और उसके बाद ड्रिंक्स भी लेनी, तो कुल मिला के ये पूरा हैदराबाद का ट्रिप हो जाता है। तो इस पे भी नजरसानी अभी कभी-कभी ऐसी मूवी होती है ना कि मज़ा भी नहीं आता, फिर कहते हैं ये क्या, हैदराबाद के ट्रिप के पैसे तो ज़ाया हो गए। बिल्कुल सही है। तो ये वाली चीज़ एक है, और दूसरा ये कि फिल्मों का जो कंपटीशन है, हमारे जो फिल्म मेकर जो कंपटीशन कर रहे हैं, इसका सिलसिला ये बंद होना चाहिए। कंपटीशन वहाँ अच्छा लगता है जहाँ पे साल में कोई 40-50 फिल्में बनती हों। हमारे यहाँ हम लोग बहुत ले दे के चंद फिल्में बनाते हैं, 10 फिल्में भी नहीं बनती होंगी बड़ी जो फिल्में, उसमें फिर ये कि हमें उनको एक साथ रिलीज़ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हेल्दी कंपटीशन अच्छी चीज़ है, लेकिन इस छोटी सी मार्केट के अंदर अब आप अंदाज़ा लगाइए, कराची का जो कैपरी सिनेमा है ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन खुलता है सिर्फ, उसके अलावा सिनेमा बंद रहता है। वजह क्या है?
अच्छा रेहान, ये जो आपने सिनेमास की बात की ना, मैं चाहूंगी कि डिटेल में बात करें, लेकिन हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से जरा वापस आते हैं और फिर ये सिनेमास का जो हाल है इस पे हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ईद पे फिल्म्स हुई बहुत सारी रिलीज और लोग बड़ी खुशी खुशी देखने भी गए, लेकिन एक इस डिस्कशन में मैं ये बात खुल के सामने आई कि जब आप सारी फिल्में धड़ाम करके अपने उन इवेंट्स पे डाल देंगे तो फिर उसका क्या नतीजा निकलेगा। तो रेहान अहमद हमारे नुमाइंदा खुसूसी मौजूद हमारे साथ। रेहान भाई, उसी चीज़ को डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं कि फिल्म बनाने की एक अलग साइंस है, फिल्म लगाने की एक अलग साइंस है। तो ये फिल्म लगाने की साइंस को हम पहचान पाए हैं अब तक? क्या हमारी मूवीज़ पहले से अच्छा बिजनेस कर रही हैं? सर, फिल्मों का बिजनेस, चंद फिल्मों का बहुत अच्छा बिजनेस करना कोई माने नहीं रखता। ओवरऑल ये होता है कि आपने पूरे साल अपनी इंडस्ट्री को चलाना है। अब आपकी जो सिनेमा इंडस्ट्री है उससे बेशुमार लोग मुंसलिक हैं, उनका भी रोज़गार है, उनका भी किचन चलना है। अगर ईद पे चंद फिल्में रिलीज़ होती हैं, बहुत अच्छा बिजनेस भी कर जाती हैं, 20 करोड़ का, 30 करोड़ का, 50 करोड़ का भी कर जाएं, तो साल के बाकी दिनों के अंदर क्या? तो अगर आप देखें ईद की जो बड़ी फिल्में हैं, इसके अलावा एक फिल्म आई थी लफंगे जो इस ईद पे रिलीज़ हुई है, उसका बिज़नेस आप देखें कि क्या है, कुछ भी उसका बिज़नेस नहीं है। तो इसी तरह हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा बैठ के फिल्म मेकर्स को, और उसके बाद जो है चीज़ों को लेकर चलना होगा ताकि इंडस्ट्री चलती रहे, हम आगे की तरफ जाएं, हम पीछे की तरफ ना जाएं। इस वक्त एक चीज़ बड़ी ये हो रही है, देखने में आ रही है कि जो प्रोड्यूसर है, जो पैसा लगा रहा है फिल्मों के ऊपर, उसको हम डिसहार्ट कर रहे हैं। अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, एक आदमी ने 7 करोड़ लगा के एक फिल्म बनाई, तो जाहिर है कि उसको 7 नहीं तो 10 करोड़ अगर उसे मिल जाए, मैं मरे से मरे एक सिचुएशन बता रहा हूँ, ये भी ना मिले तो सेकंड टाइम वो क्यों इन्वेस्ट करेगा? कामयाबी एक फिल्म का रिलीज होना नहीं है, कामयाबी ये है कि वो प्रोड्यूसर जिसने एक बार फिल्म बनाई वो बार बार फिल्म बनाए। तो ये चीज़ है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि हम वो कहते हैं ना, वो सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी होती है, हम एक दिन में सोचते हैं कि जी उसको काट लें। तो ये हमारा जो रवैया है ये चेंज करना होगा। हमारे फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, इनको मैच्योर अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। सिर्फ ये नहीं कि जी टेक्निकली वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं कितनी अच्छी फिल्म बना सकता हूँ, हॉलीवुड बॉलीवुड स्टाइल की मैं फिल्म बना सकता हूँ, ये दिखाना, और फिर वो फिल्म चली और उसको प्रोड्यूसर को इतने मुश्किल हालात देखने पड़े कि उसने तौबा कर ली कि आइंदा तो मैं ये काम करूँगा ही नहीं। अच्छा रेहान, मुझे ये बताएं कि अभी हम जैसे बात भी करते ब्रेक पे जाने से पहले सिनेमास के हवाले से, हमारा सिनेमास का जो इस वक्त वो टाइम जो कि एक टाइम हमने देखा था कि सिनेमा में मूवी लगती थी, बाहर लाइनें लगी होती थी, अब वो चीज़ नहीं है। उसकी क्या ये वजह है कि लोग ये सोचते हैं कि 900 रुपये या 1100 रुपये अगर मैं एक फिल्म पे खर्च कर रही हूँ तो मैंने यही चेहरे तो छोटी स्क्रीन पे देखना है, मैं इनको बड़ी स्क्रीन पे देख के क्या करूँ? एक उसकी वजह ये है। दूसरी वजह ये, आप देखें कि हमारे यहाँ टेलीविज़न पे कुछ दिनों पहले एक सीरियल चला परीज़ात के नाम से, परीज़ात के नाम से चला, और एक होटल के अंदर मैंने अहमद अली अकबर को, जिसने लीडिंग रोल प्ले किया था, उसका मैंने प्रोटोकॉल देखा कि उसके साथ इतने लोग चल रहे थे पब्लिक को उससे दूर रखने के लिए, क्योंकि हर आदमी उसके साथ सेल्फी बनवाना चाह रहा था और वो सारी चीज़ें। वो एक नॉवेल पे बना था वो सीरियल। हमारे ज़्यादातर ड्रामे नॉवेल पे ही होते हैं। जी हाँ, नॉवेल पे होते हैं। हम फिल्म नहीं बना रहे नॉवेल पे। हम फिल्म नहीं बना रहे नॉवेल पे। पूरी दुनिया में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर नॉवेल्स के ऊपर, अफसाने पे फिल्म बनती है, ये शॉर्ट स्टोरीज बनती है, सीरीज़ बनती है। हमने बस पता नहीं एक राइटर बिठा लेते हैं, उसको कुछ पैसे दे देते हैं, वो 4 फिल्मों से इंस्पायर होकर एक कहानी हमें लिख देता है। देखने वाले को अब ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो गया, बहुत मेच्योर कंटेंट देख रहा है अपने घर पे बैठ के, सिर्फ 700 रुपये मंथली जो है वो पे करके। जी हाँ, आपको इसीलिए आपके मोबाइल पे मिल जाता है, तो आपको सिनेमा जाने के 1100 या 1200 खर्च करने की क्या जरूरत है? एक चीज़ और भी है कि लोग क्यों इतना नहीं जाते, बिकॉज सिनेमा इज़ अबाउट टेलिंग स्टोरीज थ्रू द शॉर्ट्स। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे ड्रामा के शॉर्ट्स होते हैं, फ्रेम होता है, वो जो सिनेमा में मूवी लग रही है, मूवी के फ्रेम से कदर मुमासलत तक रहे, उसमें सिनेमाटोग्राफी नाम की इतनी ज़्यादा में चीज़ नज़र नहीं आ रही है। 2-3 फिल्म्स आई थी तो वो अभी तक आई नहीं है, जैसे कि मौला जट वाली चीज़ें। तो ये भी एक रीज़न आप समझते हैं? यकीनन सिनेमा का, फिल्म का जो कहते हैं कि उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, उसकी टेकिंग अलग होती है शॉट की, और जो टीवी के लोग जाके जब फिल्म बना रहे हैं तो जाहिर है कि उन्होंने तो वही कुछ सीखा हुआ है, वही कुछ सीखा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात मैं बहुत ही एहतराम के साथ और बहुत ही थोड़े से डर के साथ भी कह रहा हूँ ये बात, हमारे यहाँ तो कोई भी इंसान है जो काम करता हुआ आ रहा हो, 4, 5, 6 सीरियल्स जिसने बनाए या ड्रामे बनाए, वो डायरेक्टर बन जाता है। बाहर ऐसा नहीं होता। वहाँ जाके हम ये नहीं कह सकते कि हम डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जब तक कि सर्टिफिकेशन, हमारे पास कोई सर्टिफिकेट ना हो उस चीज़ का।
तो उसके पास तो सर्टिफिकेट ड्रामे का भी नहीं है, वो तो बनाता चला आ रहा था, उसे किसी प्रोडक्शन हाउस के हेड ने चांस दे दिया था, उसके बाद वो चल पड़ा। तो जाहिर है उसने तो वो काम उसी तरह से सीखा हुआ है। एक फ़िल्म हमारे यहाँ बनी थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, उसको फिल्म रिलीज़ होने से पहले मुझे बुलाया गया, मुझसे कहा कि ज़रा फिल्म देखकर बताएं कि कैसी है ये। अच्छा। तो मैंने कहा कि इसमें क्लोज शॉट्स बहुत हैं इस फिल्म के अंदर। तो उन्होंने कहा टीवी के डायरेक्टर से फलां से बनवाई है। मैंने कहा वो इसलिए बनवाई है, टेलीविज़न है क्लोज शॉट्स का मीडियम, क्योंकि छोटी स्क्रीन होती है ना, तो आपको चेहरा और चेहरे के तासुरात करीब से दिखाने होते हैं। फिल्म लॉन्ग शॉट्स का मीडियम है, तो उसमें मैंने कहा वो जो टीवी का डायरेक्टर था उसने ज़्यादातर क्लोज शॉट्स बनाए हैं, जिसका नतीजा ये है कि जब उस सिनेमा के पर्दे पे लोग उस शॉट को देखेंगे तो वो ऐसा लगेगा कि वो उनके सर के ऊपर आ रहा है। इसीलिए टेलीविजन, चूंकि सिनेमा की स्क्रीन बड़ी होती है तो उसमें क्लोजेस बहुत कम रखते हैं, मिड शॉट्स और लॉन्ग शॉट्स उसमें ज़्यादा रखे जाते हैं। ये बातें आपको कब पता चलती हैं? जब आपने पढ़ा हो फिल्म। और रेहान वही बात, अब हमारी आवाम को इतनी अवेयरनेस हो गई कि वो इजीली जो है ना वो छोटी छोटी गलतियां पकड़ती है। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। सो जब भी हम सिनेमा जाते हैं और मूवी देखते हैं तो अच्छी नहीं लगती, तो हम कहते हैं कि वो हमारे 11 या 900 रुपये ज़ाया हो गए। मेरे एक दफ़ा इसी पे ज़ाया हुए हैं। लेकिन कल का दिन हमारा ज़ाया इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने बड़ा ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया। श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट 4 विकेटों से अपने नाम कर लिया। गॉल में रिकॉर्ड 342 रन का ताक़ुब करके तारीख रकम कर दी। अब्दुल्ला शफीक ने 160 रन की शानदार मैच विनिंग इनिंग्स खेली। सब पे हम बात करते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद खालिद महमूद ने आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर। और सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी, विक्ट्री। बड़े रन चेस करना पाकिस्तान ने अपना वतीरा बना लिया, ख़ासतौर पे बाबर के आने के बाद। एक मिसबा के अंडर भी हमने किया था, तो इस विक्ट्री को कैसा रेट करते हैं? नहीं, कल का जो दिन है 20 जुलाई 2022 पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का एक बहुत, जैसे मैं कहता हूँ, रेड लेटर डे। बहुत मतलब अजीम जो पाकिस्तान की फतूहात हुई हैं 1952 से आप निकाल लें, जब से पाकिस्तान की टीम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है, तो ये वन ऑफ द मेजर विक्ट्रीज़ है। और जिन हालात में ये, जैसी पिच थी, जो उनके बॉलर्स थे, और आपने देखा पहले दिन से गेंद में काफ़ी, पिच में काफ़ी स्पाइस था, बैटिंग आसान नहीं थी, इसके बावजूद तकरीबन 350 रन तक पहुँचना चौथे इनिंग्स में, मेरे ख्याल से इट्स काइंड ऑफ मेरिकल, कुछ को मौजज़ाती किस्म का परफॉर्मेंस कह सकते हैं। और मैं यही ऐड करूंगा, जैसे हमारे मुल्क में, जैसे श्रीलंका में भी और हमारे मुल्क में भी जो एक थोड़ी सी इस वक्त फ़िज़ा है वो ज़रा सा इतनी अच्छी नहीं है उसमें, और इत्तेफाक से पाकिस्तान श्रीलंका का ही नाम लिया जाता है। तो इन हालात में कौम को मुस्कुराहट का बहुत एक मौका मिला, और जैसे अभी आपका पैकेज में देख रहा था, बड़े अच्छी तरह से आपने इसको पेश किया, तो लोग खुश होंगे, चंद दिन तो खुशियाँ मनाएंगे, फिर इतवार से दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा। यस, बिल्कुल वही चीज़ है कि अभी वी आर नॉट देयर, लेकिन ये विक्ट्री एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि अब जरा थोड़ी सी इसकी सर्जरी कर लेते हैं जी कि बाबर पहली इनिंग्स में वो 70 रन की पार्टनरशिप जो टेल एंडर के साथ हुई है वो बड़ी ज़बरदस्त हुई। फिर अब्दुल्ला शफीक की ये इनिंग्स, क्या मजीद पॉजिटिव्स निकले इससे और क्या मजीद नेगेटिव्स जिनको अबूर करने की ज़रूरत है? भाई फैसल साहब, मुझे नहीं पता था कि आप डॉक्टर भी हैं, आप सर्जरी करते हैं। मैं तो आपको एक एंकर समझ के आया था, लेकिन चलें हम क्रिकेट के सर्जरी लेकिन अच्छी बात है। मैंने कहा ज़ाहिर आपके मॉर्निंग शो का टेम्पो ज़रा एनिमेट है, तो मैंने इसलिए इस हवाले से बात की। बात ये है, ये पाकिस्तान की फ़तह, अब ये अब्दुल्ला शफीक या बाबर आजम की फ़तह नहीं, एक्चुअली टीम वर्क का नतीजा है। और इसमें खास से एक से ज़्यादा पॉजिटिव्स निकल कर आए। पाकिस्तान टॉस हार गया था, ठीक है ना, इन विकेटों पे टॉस हारने का मतलब तकरीबन आप आधा मैच ऐसे ही हार जाते हैं। तो पाकिस्तान ने जो कमबैक किया, जैसे आपने बड़ा सही पॉइंट आउट किया, टेलेंडर्स की वजह से किया, और टेलेंडर्स को किसने खिलाया? बाबर आजम ने। और जो उस वक्त अगर श्रीलंका की टीम 100 रन की लीड ले लेती पहले इनिंग्स में, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने बहुत लंबे मार्जिन से ये मैच हार जाना था। तो बाबर की इनिंग्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी जितना अब्दुल्ला शफीक की। इस वक्त हम लोग मतलब सारा मीडिया, सारा जो फोकस है वो अब्दुल्ला शफीक को, क्योंकि मैच उसने कंक्लूड किया, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। उसको लाइफलाइन मिली, 3 कैचेस कल भी उसके ड्रॉप हुए, ठीक है, ही वाज लकी, बट लक फेवर्स द ब्रेव। मतलब उसने जो अपने आप को अप्लाई किया और जो बैटिंग वो कर रहा है 22 साल की उम्र में, मेरे ख्याल से आप क्या इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे? मतलब आई थिंक यही पॉजिटिव है अब्दुल्ला शफीक का इस तरह आ जाना, और फिर पाकिस्तान का एज ए टीम इतना अच्छा खेलना। मतलब नंबर 11 बैट्समैन था मोहम्मद नसीम शाह, जो फास्ट बॉलर, उसने भी बाबर का देखें, उसको भी क्रेडिट दें,
उसने भी 52 गेंदें खेली थी, तब जाके पार्टनरशिप 70 रन उसने 5 ही बनाए। तो क्रिकेट टीम वर्क है और पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह इस मैच में बहुत अच्छा खेली। लेकिन सर चलिए ये तो ये मैच हो गया ना और हम जीत भी गए, बड़ा अच्छा वो था। लेकिन एक और जो हम कह रहे संडे से शुरू होने वाला है जनाब, अब उस हमारी जो टीम की सिलेक्शन है उसमें कभी कभी एतराज़ात आ जाते हैं कि फलाने को आपने ग्राउंड से बाहर बिठा दिया, फलाने को आपने सिर्फ बिठा दिया जी कि आप बैठ के देख लें। ये जो सिलेक्शन होती है नहीं जी महक, आपने सही इसको, आपकी बिल्कुल सही वो है, आपने जो सवाल आपका बिल्कुल ये, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है ना, पाकिस्तान का टैलेंट क्रिकेट में इतना ज़्यादा है कि काश वो किसी और फील्ड में होता, काश इतना ही टैलेंट अगर इकोनॉमिक्स में होता तो डॉलर 225 रुपए का ना होता, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में क्रिकेट में बेइंतहा टैलेंट है, सिर्फ स्पोर्ट्स में देखें तो दीगर स्पोर्ट्स के मुकाबले वे अहेड। तो पाकिस्तान के जितनी भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स कर लें, जितनी भी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स कर लें क्रिकेट के साथ, फिर भी आपके क्रिकेटर्स परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए आपने सिलेक्शन इज़ वन ऑफ दोज एरियाज जहाँ जो पाकिस्तान की ओवर द ईयर्स, आज नहीं ये पाकिस्तान का मसला रहा है, हमारे यहाँ सिलेक्शन जो है कंसिस्टेंट नहीं होती, कभी किसी को खिलाते हैं, फिर जातियात के ऊपर होता है कौन किसको पसंद करता है कौन नहीं करता। लेकिन इस वक्त जो बाबर आजम ने, हम बिल्कुल अगर टू द पॉइंट आ जाए, इस वक्त ये पाकिस्तान की टीम बड़ी ठीक ठाक खेल रही है। और दूसरे बाबर की जो कप्तानी है, कम से कम टेस्ट मैच में तो वो बहुत अच्छी कप्तानी करते हैं। दूसरे टेस्ट मैच में क्या चेंजेस देखना चाहेंगे? देखिए आमतौर से एक फार्मूला यही होता है कि विनिंग टीम चेंज नहीं की जाती। आई होप कि शाहीन शाह अफरीदी फिट रहें और पाकिस्तान की टीम अच्छी सी ग्राउंड पे मैच है। एक्चुअली पहला टेस्ट जिसमें गाल में हुआ भी आप जिक्र सुन रहे थे, दूसरा टेस्ट होना कोलंबो में था, लेकिन वहाँ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी हुकूमत के खिलाफ और अवाम उनकी सड़कों पर आई हुई है, तो इस सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने इसी वेन्यू पर की लिया। तो ये पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से जो दीगर पॉजिटिव्स में ये भी एक पॉजिटिव है, तो पाकिस्तान मोमेंटम पाकिस्तान जीत के साथ दाखिल होगा, और दूसरी बात उसी ग्राउंड पे खेल रहा है तो श्रीलंका का होम एडवांटेज जो है किसी हद तक जायल हो गया। अगर कोलंबो जाती पाकिस्तान की टीम तो शायद उनको डिफरेंट सिनारियो, डिफरेंट एनवायरनमेंट होता। यहाँ तो ये वो जीते हुए भी हैं, वहाँ वो एक हफ्ते से खेल भी रहे हैं, तो आई थिंक दिस ऑगर्स वेल, मतलब ये पाकिस्तान के बेनिफिट में जाएगा। अच्छा सर देखिए, जैसे श्रीलंका की ये कंडीशन, लेकिन हमारी टीम फिर भी गई, खुदा ना खास्ता, लेकिन मैं सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ। पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन होती कोई ना आता खेलने के लिए, बल्कि कभी कभी जो आते हैं वो आगे भी वापस चले जाते हैं। नहीं सही, आपकी मेरे ख्याल से रिसर्च भी बहुत अच्छी है। इसको थोड़ा सा मैं अपने नाज़रीन के लिए, आपको तो शायद यकीनन पता होगा कि ये तो श्रीलंका की अभी जो सूरत हाल है ना, ये तो चलें आर्जी है और इकनॉमिक प्रॉब्लम्स थे, पॉलिटिकल है, ये इकनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ना। श्रीलंका के मुल्क जो है 80s में तमिल टाइगर्स की वजह से और सियासी तौर पे और टेररिज्म जो होती थी श्रीलंका में, आपको मैं बता नहीं सकता कि क्रिकेट की टीमें जाती थी, उनके होटलों के बाहर धमाके होते थे यार, मैचेस फिर भी चल रहे होते थे। और ये आपने बिल्कुल सही महक कहा कि पाकिस्तान में ये होता है कि एक फुलझड़ी भी छूट जाए, एक छोटा सा भी कुछ हो जाए, तो टीमें क्या करती हैं, वो ग्राउंड से सीधे एयरपोर्ट, जैसे हम देखते रहे गुज़िश्ता सालों में। तो ये जो दीगर टीमें हैं इनका यकीनन डबल स्टैंडर्ड है। अभी देखा पिछले सीजन में भी न्यूजीलैंड की टीम चली गई थी बगैर किसी मतलब एक बहुत ही कमज़ोर ग्राउंड पे वो गए थे, मतलब कमज़ोर उन्होंने जो रीजनिंग दी थी कि कोई, जबकि श्रीलंका में देखें ना, श्रीलंका में अब ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आई। अब क्रिकेट ऐसी है, इसमें सियासत का भी अमल दखल होता है, और जो पाकिस्तान की टीम आइसोलेट हो जाती है बाज़ मरतबा, उसमें सियासी फैक्टर्स होते हैं, तभी वो जो टीमें इतने साल पाकिस्तान नहीं आई, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में बंद रही। ठीक है, लाहौर में 2009 में एक बहुत खौफनाक किस्म का, अफसोसनाक किस्म का वाक़या हो गया था, लेकिन इस तरह के वाक़यात तो यार कई मुल्कों में भी होते रहते हैं। क्या इंग्लैंड में, लंदन में 2001 में मैं आपको बता दूं, हाँ इंग्लैंड में वो 7-7 की वो जो बॉम्बिंग कहलाती है, उसके अगले दिन ही ओवल में वनडे इंटरनेशनल था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, वो हुआ था। वो इंग्लैंड की टीम तो या ऑस्ट्रेलिया की टीम तो फ्लाई करके नहीं गई। अच्छा, इसके अलावा देख लें इंडिया में, आप हम करीब आ जाए ना, इंडिया में भी किस किस्म के वाक़यात नहीं होते, लेकिन क्रिकेट चलती रहती है, IPL भी चलता रहता है, और उनके इंटरनेशनल क्रिकेट भी अगर रुकती है तो शायद कोरोना की वजह से रुकी, अदरवाइज दीगर हाँ स्टॉप नहीं होती। अच्छा सर खालिद, ये आपने इंडिया का जिक्र कर ही दिया, तो हम ज़रा उस तरफ अपने रुख मोड़ लेते हैं अब कि अब जो ये पूरी सिचुएशन बनने जा रही है, IPL को सारे के सारे मामलात जो हैं वो हम देख रहे हैं किस तरीके से अब दीगर बोर्ड्स को एडजस्ट करना पड़ रहा है। आने वाले वक्तों में
क्रिकेट के लिए कितना नुकसानदेह होगा ये? नहीं, ये मैं बिल्कुल क्लियरली ये बात मैंने कई फोरम पे कही और आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आईपीएल ने क्रिकेट की खिदमत नहीं की, बल्कि क्रिकेट को जितना नुकसान पहुँचाया है वो नाकाबिले तलाफ़ी है। और ख़ुद उसने इंडियन क्रिकेट को नुकसान पहुँचाया सबसे ज़्यादा। ये आपको मैं बता दूँ, उसने पाकिस्तान के क्रिकेट या ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट, क्योंकि इंडिया की, अब आप ये मज़ाक़ा खेज़ बात है कि इंडिया की टीम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाती है, इंग्लैंड जाती है, वेस्ट इंडीज़ जाती है, दीगर, तो वो प्लेयर्स को वो उसमें सीरीज़ में रेस्ट करा देते हैं। और आईपीएल में चाहे आपकी चोट लगी हो, चाहे आपका कुछ भी हो रहा, वो खेलना है, जिसकी वजह से प्लेयर इतनी बुरी तरीके से वो डेमोरलाइज हो जाता है, उसकी बॉडी टूट जाती है। हार्दिक पांड्या की मिसाल ले लीजिए, इतना वो वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है, लेकिन वो आईपीएल में जाके, तो आईपीएल से सबसे ज़्यादा नुकसान तो इंडिया को हो रहा है। और लेकिन अब वो चूँकि बदकिस्मती कही जा सकती है कि आईपीएल को मज़ीद एक्सपेंड कर रहे हैं। आप, मैं समझ गया जिस कॉन्टेक्स्ट में आपका सवाल है कि अगला जो अभी अगले 4 सालों के लिए जो शेड्यूल दिया है उसमें दीगर बोर्ड्स की पोजीशन टाइट कर दी है। अच्छा, आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें इतना ज़्यादा पैसों का रेल पेल है कि कोई भी क्रिकेट बोर्ड उसको मिस करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, चाहे वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया, वो भी बहुत रिच है, लेकिन वो आईपीएल को मिस नहीं करना चाहते, तो वो अपने इसको कंप्रोमाइज़ करके इनको प्रमोट करेंगे। ठीक है सर, बेहद शुक्रिया, आप आए, आपने वक्त दिया गुफ्तगू की। सो खैर जो भी मसला था, लेकिन हमारी जो कल की टीम खेली है, वाह शाबाश भाई हमारी टीम को, आगे भी इतना अच्छा आपने खेला है।